जय बाबा। आज गाना नहीं गाया किसी ने। जय बाबा। पुष्पा जी जय बाबा, सबको जय बाबा। जय बाबा आंटी। जय बाबा बेटा दिनू। जय बाबा। अभी आप कहाँ है? नासिक में? नहीं, आ गए ठाणे, वापस घर आ गए। ये मतलब इधर ठाणे। मैं शुरू करेंगे हम लोग, समय हो गया है ना। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम है हमारे बीच में आकर आप हम सभी को आपके दर्शन, प्रेम और सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए। यही आपसे गुजारिश। थैंक यू। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's thumb till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। ब्लू बस टूर पढ़ रहे हैं और आवाज़ थोड़ी हमेशा जैसी नहीं होगी। वहाँ की धूप जमी नहीं है, तबीयत ज़्यादा ही खराब है। अब आगे देखते हैं, बाबा संभाल लेंगे। ठीक है, हम पेज नंबर 53 पर थे। आवाज़ नहीं आई तो बता देना। हाँ, इसमें जो फर्स्ट इम्प्रेशन में कैसे सब लोगों को इकट्ठित किया है ना, और शिरीन माई ने भेज दी। सितंबर में भवन कार्य सब मेहराबाद में चल रहा था, ये सब हमने देखा। और वापस ये लोग मेहराबाद में आ गए थे। अपर मेहराबाद में महिला मंडली को बाबा ने स्वयं उनकी जगह दिखा दी, कौन कहाँ सोएगा। कितनी छोटी छोटी बातों में भी बाबा ध्यान देते थे कि उनके रहने की व्यवस्था, कौन कौन सी जगह पर सोएगा, किसको कौन सा बेड है, ये स्वयं जाकर बाबा लौट करते थे और जाकर सभी सुविधा का मतलब मुआयना लेते थे, सुपरवाइज करते थे, पर्यवेक्षण करते थे कि सब सही ठीक है कि नहीं है। तो सबको अपनी जगह दिखाने के पश्चात वहाँ पर जब सारी पुताई हो गई थी, कलरिंग हो गया था, वो जस्ट तभी पहले ही ख़त्म हो गया था। 4:30 को वो गए और वहीं 8:30 बजे वो पहुँचे और 4:30 को ही सब काम ख़त्म हो गया था। सब कुछ गीला गीला था, मतलब कहने की बात है। और इसका सब वर्णन जो है उसका नदीम टॉलस्टॉय ने ये सब अपने आर्टिकल में लिखा। दिसंबर 1938 का जो मेहर बाबा जगन्नाथ का आर्टिकल है, उसमें उन्होंने वो लिखती है, इन दिस आश्रम, मतलब जो मेहराबाद पहाड़ी पर जो आश्रम है उसका वर्णन नदीम टॉलस्टॉय ने अपनी भाषा में किया है। 1933 की, ये 37 की बात है। वो कहती है, इन दिस आश्रम द मेहर रिट्रीट ऑफ
सॉरी 1938 की बात है। द मेहर रिट्रीट ऑफ मेहराबाद। मेहर रिट्रीट क्या है बताइए? मेहर रिट्रीट मतलब अभी जो म्यूजियम की बिल्डिंग है इसको मेहर रिट्रीट कहते हैं। तो इन दिस आश्रम द मेहर रिट्रीट ऑफ मेहराबाद we witness a microcosm in full function, individually and collectively। वो कहती है कि पूरे विश्व का, संसार का सूक्ष्म दर्शन इस टीले की, ये मेहर रिट्रीट मेहर आश्रम में देता है, दिखाई पड़ता है कि जो बाहर की दुनिया है उससे ये दुनिया भिन्न नहीं है। उसका एक मिनिएचर है, छोटा मिनिएचर बनाते ना बिल्डिंग का, वो बाहर एक बड़ी बिल्डिंग, उसका जैसे प्रतिकृति बोलते हैं हम उसको, गुरु प्रसाद के बना के रखी है ना। तो एक प्रतिकृति है पूरे संसार के। मेहराबाद का ये आश्रम एक प्रतिकृति है, ठीक है। अच्छा, ग्रुप में अभी जितने लोग हैं किसके पास ये किताब है? हैंड रेज करना, ब्लू बस्टर। Here we see all expression of human nature, all needs, all inclinations, all varieties of works done। यहाँ पर वो कहती है कि मनुष्य के स्वभाव के सभी पहलू हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। सभी ज़रूरतें जो मनुष्य को ज़रूरत होती है, आवश्यक होती है, ये सारी मनुष्य की ज़रूरतें भी यहाँ पर दिखाई देती है। कपड़ा है, सोना है, धूप और बारिश से, ठंड से बचना है, खाना है, जो भी ज़रूरतें हैं, नीड्स कहाँ है, मनुष्य की सारी ज़रूरतें यहाँ पर भी दिखाई देती है। ऑल इंक्लिनेशंस, सभी शौक, रुचि, इच्छाएं विविध। ऑल वैरायटीज ऑफ वर्क डन, विविध प्रकार का कार्य, हर कोई कार्य कर रहा है और कार्य की विविधता वहाँ पर दिखाई देती है। इस संसार में भी यही दिखाई देता है, लेकिन इसमें फर्क ये था, इस संसार में हम जो करते हैं वो अपने स्वयं के लिए करते हैं। वहाँ ये लोग सब अपना छोड़कर, स्वयं का छोड़कर बाबा के लिए कर रहे थे। अपना जीवन उन्होंने बाबा को समर्पित किया था। आगे वो कहती है, ऑन द टॉप ऑफ द हिल overlooking the wide horizon, in the center of a vast circle of space, stands the new building, interesting in its symbolic simplicity of balance and unity, the Meher Retreat। वो कहती है कि अब तो थोड़ी पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हो गए, थोड़े निर्माण कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी आ गए, तब तो पूरा उजाड़ था, गिने चुने पेड़ थे और कुछ भी नहीं था। तो वहाँ पर खड़े हो गए तो एक अलग वहाँ का, आप कभी मेहर रिट्रीट के ऊपर अभी तो बीच में वो बंद था, मना था ऊपर जाने में, टॉवर में। अगर कभी जाने को मिलता है तो ज़रूर जाना, मेहर रिट्रीट की ऊपरी मंजिल पर सीढ़ी चढ़ के जाके देखना, पूरा ऐसा एक अलग दिखता है वहाँ, गोल्ड डोम जैसा आकाश दिखता है और पूरा सर्कल में पूरा हॉरिजन दिखता है। बहुत अद्भुत है, अच्छा लगता है वहाँ जाकर। ये सब ऐसा उसके ऊपर आप है, मतलब अबव द वर्ल्ड, नॉट इन द वर्ल्ड, आउट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सब उससे छूट के ऐसा एक, मतलब ये मेरा फिल्म है, आप लोग जाके देखना फिर मुझे बताना कैसा लगा। वास्ट सर्कल ऑफ स्पेस, आकाश का भी ऐसा गोल घुमट पूरा लगता है, एक पूरा आकाश गोल लगता है। और यहाँ पर ये नई बिल्डिंग खड़ी है, ये बिल्डिंग सादी है लेकिन बहुत सिंबॉलिक है, प्रतिनिधित्व करती है। ये किसका प्रतिनिधित्व करती है? सादगी और यूनिटी, एक एक मिलजुल के जो अभी पौर्वात्य पाश्चात्य है, सब एक मिल के वहाँ पर रह रहे हैं, तो ये यूनिटी है। द हाई व्हाइट टॉवर in the center bears the insignia of all spirituality, mastery in servitude।
तो बीचों बीच वो वर्णन कर रही है, क्योंकि तभी बाहर के लोगों को, पाश्चात्य देशों को, यह मेहर जर्नल ही जाता था, तभी ज़्यादा इसके आज है इतना कोई ऑनलाइन ये सब पिक्चर फोटो नहीं हुआ करते थे। तो इसका वो डिस्क्रिप्शन कर रहे, वर्णन कर रहे कि इसके बीच में ये सफ़ेद टॉवर जो है उसके ऊपर लिखा है, उसका बैच है, बिल्ला है, मास्टरी इन सविट्यूड जो बाबा के डोम पे लिखा है, जो आध्यात्मिकता का ट्रेड, जैसा बाकी कंपनी का वगैरह ट्रेडमार्क रहता है ना, वैसा ये स्पिरिचुअल ट्रेडमार्क है, आध्यात्मिकता का बिल्ला है, मास्टरी इन सविट्यूड। Being the situated on a hill, it gives a wonderful feeling of floating in vastness of pure sky and space. Only the ethereal line of distant mountains on the horizon gently breaks the fascinating monotony of landscape। बहुत सुंदर वर्णन किया है, ऐसा ही वहाँ पर लगता था, अभी भी शायद लगेगा। वो बोलते हैं कि इस पहाड़ी पर ऐसा लगता है, एक अद्भुत फीलिंग होती है वहाँ पर, अद्भुत भावना मन में उभर आती है कि ऐसा लगता है ये शुद्ध आकाश के तले हम जैसे तैर रहे हैं, फ्लोटिंग या उड़ रहे हैं, और अवकाश में हम उड़ रहे हैं, और जो ये केवल ये क्षितिज को तोड़ने वाली एक स्वर्गीय लाइन है, वो केवल दूर दराज क्षितिज में पहाड़ों की लाइन है, वही केवल ये जो भरपूर बड़ा गोल घुमट आकाश का, और ये एकदम ऐसा अवकाश लग रहा है, पूरा क्षितिज है, उसको तोड़ने वाले दूर पहाड़ों की एक लाइन केवल उसको एक बनी हुई है, ये स्वर्गीय दृश्य को तोड़ने वाली, और gently breaks the fascinating monotony of landscape। अदरवाइज कुछ भी नहीं। अभी बहुत बिल्डिंग है, अरंगा में हो गई है, उस तरफ हो गई, इस तरफ हो गई, तब इतनी नहीं था। तो बोलती है बड़ा लैंडस्केप है, ऐसा दृश्य है, उसको तोड़ने वाले केवल वो पहाड़ दिख रहे हैं, तभी बिल्डिंग्स नहीं थे, खाली खाली था, बहुत अच्छा लगता था। हवा बहुत बहती थी, अपने आप को पकड़ के रखना पड़ता था। मेहरा, मनी, खोशर, लाजा, सुनामासी and Walu moved back into the east room on the ground floor of what had once been the water tank building, now called Meher Retreat। तो ये जो मेहर रिट्रीट की पूरब की तरफ की बाजू है, जिसको ईस्ट रूम कहते हैं, जहाँ पहले मेहराश्रम के बच्चे रहते थे, सोते थे, तो उसमें महिलाओं ने रहना शुरू किया था। अब बिल्डिंग का काम शुरू होने के पश्चात ये बाहर गए थे, आकर के वापस ईस्ट रूम में 6 महिलाएं रहने गई, मेहरा, मनी, खुर्शीद, नाजा, सुनामासी, अनवार। आज भी आप जाओगे तो उनके आपको बेड दिखाएंगे, हालांकि अब गलत दिशा में गलत तरीके से रखे हैं, क्योंकि किसी को भी पता नहीं कैसे थे। हमने कई बार कोशिश की बताने की कि ये इस तरह नहीं, इस तरह थे, लेकिन वो कोई सुनने वाला हो तब। खैर, तो ये सारी महिलाओं ने अपनी पहले की जगह वापस रहने लगे, पूरब की तरफ मेहर रिट्रीट में। गई माई सेटल्ड इनटू द वेस्ट विथ मनु एंड मेहरू। अभी जहाँ म्यूजियम है, वहाँ पर गाय माई मतलब एरेच अंकल की माता अपनी 2 बेटियां मनु और मेहरू के साथ रहने लगी। काको continued to reside at लोअर मेहराबाद नियर हर son विष्णु। काकूबाई जो थे ये विष्णु मास्टर की माता जी थी। चूंकि उनका बेटा विष्णु मास्टर लोअर मेहराबाद में रहते थे, आई थिंक उनको फैमिली क्वार्टर्स जो दिया था, जो औरंगाबाद में था, और कच्ची मिट्टी के दीवार बने थे। अब उस जगह पर हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, जो मेहर हॉस्पिटल है, वो बिल्डिंग है उस जगह पर खड़ी। तो वहाँ पर विष्णु मास्टर के साथ उनकी माता काकूबाई रहती थी।
द नाइन वेस्टर्नर्स, यहाँ पर एक छोटी सुंदर तस्वीर है, यदि आप देखना चाहो तो देख लीजिएगा, और दिखता है क्या मुझे बताइए, देख रहे हैं? थैंक यू श्वेता भाई। तो ये जो है आज जहाँ म्यूजियम है, और उसके ऊपर की मंजिल में बीच में फोटो वोटो सब आगे प्रदर्शित किए थे, बीच में लाइब्रेरी थी, अब वो हटा दी सुना। तो वो ऊपर की मंजिल में रहने की इस प्रकार की व्यवस्था की थी। इसका सुंदर यह दृश्य है। कुछ नहीं, एक बिस्तर हुआ करता था, ये मच्छरदानी या मॉस्किटो नेट टांगने को ये चौखट होती थी। अपनी प्राइवेसी के लिए महिलाएं इसी चौखट पर अपने दुपट्टा साड़ी कुछ डाल के पर्दा जैसा बना देते थे, ताकि वो दूसरों उनको और वो दूसरों को देख नहीं पाए, क्योंकि पाश्चात्य महिलाओं के लिए ये प्राइवेसी बहुत महत्वपूर्ण थी, जो वहाँ पर थी नहीं। इसके बारे में लिखा है, फोटो के बारे में वो पढ़ रही हूँ। द न्यू अपस्टेयर्स डॉर्मेट्रीज, मेहर रिट्रीट, September 1938. The women hung their beds with shawls and saris for a semblance of privacy. तो 1938 में, अब याद रहेगा मेहर रिट्रीट कब बना, 1938 में। तो ऊपर की मंजिल में ये रहने की व्यवस्था की थी। वहाँ कौन कौन रहता था, किसकी किसकी वहाँ रहने की व्यवस्था की थी। मुझे लगता है थोड़ा मुझे आज आवाज़ की जरा आगे ले लेने तो रिकॉर्डिंग नहीं होगा बराबर। नीलम नीलम है ही रिकॉर्डिंग करती होगी मेरे ख्याल से। यस, थैंक यू। The nine Westerners settled into their new dormitory on the upper floor. Joining them was Mansari, who had difficulty getting along with the other Easterners. Even with the addition of a large room, the women had very little personal space. Only small tables separated one bed from another. तो ऊपर की मंजिल में ये सारी पाश्चात्य महिलाएं रहती थी, और उनके साथ ही मंसारी माई भी रहती थी, क्योंकि पौर्वात्य महिलाओं के साथ उसकी जमती नहीं थी, और इसके लिए वो मंसारी भी ऊपर रहती थी। इतनी बड़ी रूम थी, बहुत बड़ी थी, फिर भी महिलाओं को अपना व्यक्तिगत ऐसी जगह वहाँ ज़्यादा नहीं थी, पर्सनल स्पेस नहीं थी। एक बेड और दूसरे बेड के बीच में केवल एक छोटा टेबल रखा था, इतना ही से एक बेड को दूसरे से अलग किया हुआ था। Nonny was especially shy about dressing around the others, so Ranu draped the mosquito frame around her bed with a sari to create some semblance of private space. The other women followed suit, using their growing collections of saris and shawls. You could hear everything, Mani observed, but at least you were not seen. तो नॉनी जो थी रानू गेली की माता, वो दूसरों के और लोगों के सामने कपड़े बदलने में उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। तो रानू गेलेनी वो जो मॉस्किटो नेट की रहता है, रॉड्स लोहे का, वो उनकी बेड को लगा दिया, और उसके ऊपर उन्होंने उसके इर्द गिर्द सारी उनको मतलब ऐसा रैप कर दी, उनको लपेट दी। तो अंदर उनको एक रूम, अपनी रूम जैसा माहौल हो गया, जहाँ वो अपने में रह सकती थी। एक प्राइवेट जगह तैयार हो गई है। और फिर बाकी महिलाओं ने भी यही शक्ल लड़ाई। उनके पास जो साड़ियाँ थी, शॉल्स थी, वही अपनी जो रॉड है मॉस्किटो नेट की, उसके ऊपर डाल करके वो अपनी प्राइवेसी तैयार करते थे। मनी लिखती है कि दूसरे लोग आपस में क्या बातचीत करते थे पूरा सुनाई देता था, लेकिन अब कम से कम तुम्हें कोई नहीं देख सकता था, तुम अपने आप में थी। तो आप लोग जब अब भी हॉस्टल में रहते हो या एमपीआर में रहते हो, जहाँ 4-4, 6-6 बेड रहते हैं, है ना? तो हम भी तो यही करते हैं ना,
कि बीच में अपना उसके ऊपर एक शॉल वॉल डाल के अपने अंदर रह जाते हैं। तो इस तरह का आप आइडिया कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है? आवाज़ मेरी क्लियर है सबके लिए? और ज़ोर से बोलने की बात नहीं है ना ज़रूरत? थोड़ा-सा बर्दाश्त करना, हाँ, बहुत ज़्यादा है। हुँ, तो खुजे भाव के सवाल का जवाब मिल रहा होगा मेरे आवाज़ से। The Westerners had their own bathing area separate from the one used by the Easterners, which was in the room where Baba used to sleep. Although they had basins in the dormitory for washing their hands, they had to descend the steep outdoor stone stairs to get to the toilets during the day, a challenge for Norma, who declined to abandon her fashionable high hip pumps even in India, as well as for Elizabeth, who suffered from the lingering effects of an old back injury. The women used chamber pots at night, which had to be carried down the stairs in the morning by the toilet sweeper. तो वहाँ रहने की उनकी व्यवस्था कैसी थी, इसका ये वर्णन वहाँ पर किया हुआ है कि पाश्चात्य महिलाओं को नहाने की जगह अलग थी और पौर्वात्य महिलाओं की नहाने की जगह अलग थी। ये पहले हम देखते थे उसको, अभी ये सब बंद किया है। अभी बाबा का बेड आप देखते होंगे, जहाँ मंसारी की रूम दिखाते हैं, तो मंसारी की रूम की तरफ हम रूम की तरफ मुँह करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में एक रूम है। इसको कभी-कभार वो खोलते हैं, कभी कुंडी लगा के रखते हैं। वहाँ बाबा का बेड आपने देखा है? एक साग का पेड़ है बड़ा मजबूत, जो बाबा को खुर्शीद ने दिया था। इस पर बाबा सोते थे। तो वो रूम जब बाबा's केबिन, बाबा की रूम जहाँ पर वो रखा है, स्ट्रेचर, वो तैयार होने के पहले बाबा इस रूम में सोते थे। बाबा सोने के पहले ये बाथरूम था। और पाश्चात्य महिलाएँ उधर, और एक पीछे नाफड़े बहू है, उनको याद होगा। अ, तो अगर वो कहेंगे तो मैं उनको थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगी उसका वर्णन करने की। अभी भी जहाँ हम हाथ धोते हैं ना, इसके पीछे भी 2 बाथरूम थे, हुआ करते थे। और अभी नए टॉयलेट पीछे बने, उसके पहले टॉयलेट वगैरह उधर ही बाजू में थे, पीछे की साइड में। हाथ धोने का तो उन्होंने अभी भी वैसा ही रखा है। और थोड़ा ऐसा कुएँ जैसा गोल वहाँ था, उसके पीछे में ये बाथरूम वगैरह हुआ करते थे। तो वहाँ पर पाश्चात्य महिलाएँ जाती थी नहाने के लिए, और उनको हाथ धोने के लिए सुविधा उनके घर में ही सॉरी ऊपर डॉर्मेट्री में ही प्रोवाइड की थी, बेसिन जैसा हाथ धोने के लिए। लेकिन बाथरूम, टॉयलेट जाना है तो आपने वो सीढ़ियाँ देखी होगी, महल रिट्रीट की सीढ़ियाँ बहुत मुश्किल है। एकदम छोटी-छोटी सीढ़ियाँ नहीं है, बहुत लंबी-लंबी, बड़ी सीढ़ियाँ हैं, कहने का जो है वो उसका चढ़ने का जो है मुश्किल वाला है। वो और बहुत ऊँचाई भी है, उसकी हाइट बहुत है। आप कभी गए क्या मुझे मालूम नहीं। वो उतर कर के, कभी आपको बाथरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, तो उतर कर के नीचे आके उनको वहाँ जाना पड़ता था। और ये नौनी जो है, वो उम्र में ज़्यादा हुई थी, राणोगिरी की माता। लेकिन फिर भी आरंगाव जैसी जगह पर भी उसने अपने फैशनेबल जूते पहनना बंद नहीं किया था। एकदम पेंसिल सेल जैसे इतने ऊंचे-ऊंचे हाई हील, हाई हील जूते वो पहनती थी। वो मना की थी वो बदलने को। वो मैं नहीं छोड़ूँगी मेरे ये जूते पहनना, बोलती थी। और फिर उतना उतर के, सीढ़ी उतर के उनको टॉयलेट वगैरह जाने के लिए यहाँ जाना पड़ता था। साथ ही जो एलिज़ाबेथ है, उसको कमर का, बैक एक का दर्द था। उसके लिए भी ये मुश्किल होता था हर बार वहाँ जाने के लिए, बाथरूम, टॉयलेट के लिए। लेकिन रात को उनको पॉट्स दिए जाते थे, जैसे अस्पताल में देते हैं ना,
टॉयलेट बाथरूम जाने के लिए। उनको रात को बाहर नहीं जाना था, अंदर ही सुविधा की गई थी, प्रोवाइड किया जाता था और सवेरे आके जो मेहतर है उसको साफ करके ले जाता था। इतना बारकाई से पूरा उन्होंने डिस्क्रिप्शन किया है, किस माहौल में ये लोग जिए हैं, कैसी उनकी सुविधा थी। The strengths of this new way of life on the Westerners were not lost on the Easterners, who had been members of ashram for many years and were well accustomed to its challenges. तो इस प्रकार का नया जीवन उनका जो था आश्रम में, ये उनके ऊपर बहुत बड़ा तनाव था पाश्चात्य महिलाओं के लिए, क्योंकि वो उसके आदी नहीं थे। अगर वो घर में भी रहते तो अपने आप में रहते, अपनी उनकी एक रूम रहती है, जैसा उनका संस्कृति है, कल्चर है। लेकिन पौर्वात्य महिलाओं के लिए इसकी कोई फ़िक्र नहीं थी। सभी साथ में रहते थे, जो भी स्थिति है उसमें ही रहते थे, खाते थे, कहाँ जाना, नहाना, वो सब एडजस्ट हो चुके थे। कई साल वो आश्रम में रह के उनके वो आदी हो चुके थे और उनको उसकी परवाह नहीं थी। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। Everyone ate together beneath a new tin-roofed shed constructed on the back side of Meher Retreat, across from the kitchen, out of door in the wind, dust and leaves blowing in the fold, मेहरा recalled. अब इसको और वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैं समझती हूँ, क्योंकि आज की तारीख में हम सबको टिन शेड पता है ना? टिन शेड, जहाँ बाबा की गादी रखी है, गद्दी रखी है ना? तो खाने की व्यवस्था इन सब महिलाओं का इकट्ठा बैठ के खाने की व्यवस्था के लिए ये टिन शेड बनाई थी। आज भी उसको टिन शेड बोलते हैं, क्योंकि ऊपर पत्रे का दिया हुआ है, इसलिए टिन शेड बोलते हैं, जो बाबा का किचन और महल रिट्रीट के बीच की जगह में है। तो यहाँ पर वो जो टेबल आप देखते हैं उसके ऊपर खाना रखा जाता था और स्टूल लेकर महिलाएं वहाँ पर इकट्ठे खाना, सब महिलाएं बैठकर एकत्रित वहीं पे खाना खाती थी। आपको समझ में आया? रिट्रीट का टिन शेड, जहाँ पर वो खाना खाते थे। थैंक यू। आप रिस्पांस देते जाओ। तो मेरी आवाज़, क्योंकि मुझे डाउट लग रहा है आज आप लोग सुन पा रहे कि नहीं। तो वो इतनी हवा, मैंने पहले भी बताया कि तेज रहती थी, क्योंकि मुझे याद है कितना, मैं 70-80 के दशक में गई थी मैं ऊपर वो टावर पे, तो मुझे ऑलमोस्ट हवा बहा ले जा रही थी, पकड़ के खड़ा होना पड़ेगा। थैंक यू सुषमा जी। तो ये महिलाएं बाहर बैठ के खाना खाती थी, हवा इतनी तेज चलती थी और वो हवा के साथ बाहर की धूल, मिट्टी, पेड़ के पत्ते, ये सब उनके खाने में गिर जाता था। इसके बारे में मेहरा कहती है, मेहरा ने याद दिलाया, The dust often contained sprinklings of dried cow dung from the floor of the shed, which Katie would later call ashram seasoning. आपने देखा आज भी उन्होंने बरकरार रखा है वो तरीका, और अच्छी चीज है। गोबर से उसकी पुताई करते हैं जमीन की, बराबर। तो वो हवा इतनी तेज चलती है कि वो जो गोबर की पुताई सूख जाती है, तो हवा के साथ साथ वो गोबर भी उनके खाने में चला आता है। अब हवा है, धूल मिट्टी आती है, तो वैसे नीचे का गोबर भी तो आएगा खाने में। और उसको किटी ईरानी जो है वो कहती थी कि आश्रम सीजनिंग। सीजनिंग मतलब कोई भी व्यंजन खाना बनाने के पश्चात उसके थैंक यू, ऐसा थोड़ा बिहे ऑन रखा, उसके ऊपर अगर हरी धनिया डालते हैं, है ना, नारियल डालते हैं, इसको सीजनिंग बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि ये काऊ डंग का हमारा आश्रम का सीजनिंग था, हमारा खाने के ऊपर। Noni was an elderly person, मेहरा continued. अब ये सब है, मेहरा अपनी यादें बता रही है मेरा में। Noni was an elderly person. It was difficult for Elizabeth not to have privacy.
after being used to her own room in the West. Norina was part of the cream of society, always dressed fashionably like a princess, with a strand of pearls around her neck. Here in the ashram, it was quite different. मेरा माई कहती है, इन पाश्चात्य महिलाओं के लिए यहाँ जीना बहुत मुश्किल था। जो एलिजाबेथ पैटरसन थी, उसके हमेशा ही अगर बाबा वेस्ट में भी गए तो उसकी अपनी रूम होती थी। और प्रिंसेस नोरिना मैचबेली तो प्रिंसेस थी, राजकन्या, राजघराने की थी। वो वहाँ पर भी फैशनेबल कपड़े पहन के, मोतियों की माला पहन के चलती थी। उसके लिए एकदम हाई क्लास सोसाइटी की थी। और यहाँ पर आश्रम में बिल्कुल अलग व्यवस्था इनकी थी। मतलब कैसे-कैसे जगह से लोग केवल बाबा के लिए और बाबा को देखने, बाबा का प्रेम पाने, उनके साथ रहने के लिए कितनी मुश्किलों से आए थे। हमको तो उरई का एक धूप नहीं सह रहा है। चंद 5 घंटों में हमारी चमड़ी हमारे अंदर की आंतड़ी भी जल गई। इन लोगों ने इतनी ऐशो आराम के जीवन से वो वहाँ आए थे और ऐसा जीवन बाबा उनको जीने के लिए दिया था। However, as Hedi's husband Walter, whom Baba was planning to invite to Mehrabad in November, would rarely observe, when spoiled European women are happy to be allowed to live here. Sorry, even spoiled European women are happy to be allowed to live here. तो हेदी जो है स्विट्जरलैंड वाली, जिसने मदद की डोम में सब पेंटिंग्स में, तो इसके पति जो थे वॉल्टर, इन्होंने भी मेहराबाद में आमंत्रित करने की योजना बाबा ने बनाई। तो वॉल्टर ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा कि जब इतनी ये बिगड़ी बिगड़ी हुई, अभी स्पॉइल के लिए यही ठीक शब्द है, बिगड़ी हुई पाश्चात्य महिलाएं भी यहाँ अगर इतनी खुशी से रहती है तो मैं क्यों ना आऊं, है ना। Many likened the Westerners and their new quarters to school girls in a dorm. तो मनी छोटी थी, उसको बड़ा अच्छा लगता था, इसके बंधन भी कम थे, उसको तो केवल बाबा चाहिए थे। सबसे छोटी थी, बाबा की बहन थी, सब लाड करते थे और उसके अपने कोई ज़्यादा ख्वाब डिमांड्स नहीं थे। बाबा बराबर उसकी इच्छाओं को बराबर लगाते थे। बहुत सुंदर उनकी हकीकतें हैं, आपको पता भी होगी एक-एक चीज़ की छोटी-मोटी। तो उसको पाश्चात्य महिलाओं के साथ बहुत लगाव हो गया, उसको बड़ा अच्छा लगता था। और वो कहती है कि स्कूल में जैसे स्कूल गर्ल रहती है ना एक हॉस्टल में, तो वैसे ये पाश्चात्य महिलाओं का हॉस्टल था बाबा का आश्रम। She called Baba the land. She called Baba the landlady, who told her new lodger, after showing him his room, if there is anything else you want, just tell me, and I shall show you how to do without it. Shall I repeat it? I didn't see any emotion, expressions on Mayor Shobha's face. So for her and all, I'll repeat it. मनी कहती है, she called Baba, the landlady, who told her new lodger, after showing him his room, if there is anything else you want, just tell me, and I'll show you how to do without it. तो ये मनी तो मनी है, मुझे तो बहुत, मैं तो बहुत प्यार करती हूँ मनी से। उनके तरीके मुझे बहुत फुल ऑफ लाइफ। और बाबा की बहन है, इतने जोक करती थी, तो इस सिचुएशन को भी उसने कितना मजेदार तरीके से लिया। हमको क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है उसको फिक्र नहीं है। पाश्चात्य महिलाओं के लिए वो लिखती है
कि बाबा ने उनको एक-एक को बताया, चाबी लेके गए, चाबी सौंप दी, ये तुम्हारा बेड, ये तुम्हारी रूम, ये तुम्हारा बेड। तो वो कहती है, उसको बाबा एक लैंडलेडी जो रहती है, ओनर, मालकिन रहती है ना, एक लॉजिंग की, लॉज, लॉज मतलब एक होटल की मालकिन जैसे होती है, तो वो मालकिन जैसे बाबा सबको अपनी-अपनी जगह दिखा रहे थे और वो जैसे कहते हैं तो वैसे वो कह रहे थे कि आपको कुछ चाहिए तो बताना। हर जगह ये होता है ना, आप होटल में जाओगे तो वो बोलते हैं आपको कुछ चाहिए तो ये नंबर कॉल करो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो वो कहते कि बाबा वो मालकिन जैसे थे और वो कह रहे थे कि आपको कुछ चाहिए तो बताना, मुझे ज़रूर बताना आपको कुछ चाहिए तो, और मैं तुमको तरीका बताऊँगा कि उस चीज़ के सिवा आप कैसे कर सकते हैं। हाउ यू मैनेज विदाउट दैट थिंग। आपको कुछ भी ज़रूरत है तो बताना ज़रूर और फिर वो आपको मिलेगी। ये नहीं लिखा कि मिलेगी नहीं, एंड आई विल शो यू हाउ टू डू विदाउट इट। उसके बिना कैसे चलाना वो मैं तुमको सिखाऊंगा। Ashram life was austere and its rules complex. And being the newest additions, the Jisawala women found it difficult to adjust. जाहिर है भलो भलों का यहाँ नहीं टिकता है, हम कहाँ है किस झाड़ की पत्ती। तो यह आश्रम का जीवन बहुत सीधा साधा था, उसके नियम बहुत जटिल थे और क्योंकि जैसावाला परिवार नए से आया था आश्रम में रहने के लिए, उनको यहाँ एडजस्ट करना बहुत कठिन लग रहा था। बहुत अच्छे खानदान से, बहुत बड़े घर से वो थे, एक महल जैसा उनका मकान था, कईयों की रहने की सुविधा थी, कई नौकर चाकर थे, एक दो नहीं, 10, 20, 21 लोग तो उनके यहाँ, कोई गाड़ी चलाने, कोई इसको देखने, कई सारे पशु उन्होंने पाले थे और उनको आके यहाँ रहना है। जो महल जैसे ठिकान में रहते, मेरी लॉज नाम है, नागपुर में वो जगह थी, खुजे बहू को काम सौंपा है सो ढूंढने का, तो मेरी लॉज में लोग रहते थे, एक महल जैसा था, कई उसमें रूम थे, 20-21 तो उनके नौकर चाकर हुआ करते थे। घर में आदमी इनमें इन गिन 5 लोग थे, पपा जैसा वाला, गाय माए, एरज, मेहरवान, मनु, मेहर। तो उसमें से भी एरज को उन्होंने हॉस्टल में डाल के रखा था। फिर भी 6 लोगों के लिए 21 एक नौकर थे उनके यहाँ। उनको यह आश्रम में कठिनाई लग रही थी। They were embarrassed by the lack of privacy and missed the comforts and amenities of their old life. उनके पुराने जीवन में जो भी उन्होंने आरामदायी जीवन बिताया था और जो भी लग्ज़रीज़ सुविधाएँ उन्होंने उन्होंने उपयोग में ली थी, वो तो उन्होंने यहाँ पर मिलना ही नहीं था उनको। ऊपर से उनको एक निजीपन नहीं था, एकांत नहीं था, प्राइवेसी नहीं थी और इसके लिए उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी, एम्बैरेसमेंट होता है। There were so many different orders not to do this and not to do that, Manu later recalled. It was an intimidating atmosphere, and we were always getting a whack from the king. मनु जो है एरच अंकल की छोटी बहन, उसका नाम भी मनी था, तो हमने पिछले बार देखा था उसको मनु कर दिया है, कि वो कहती थी इतनी सारी विविध आज्ञाएँ थी, बहुत आज्ञाएँ थी, ये करो, ये नहीं करो, इतना करो। वो बोलती कि पूरा माहौल मुझे बहुत भयभीत करने वाला लगा और कुछ भी हम गलत करेंगे तो तुरंत बैक मतलब डाँट पड़ती थी। At 7:30 a.m. on August 29, after the women had had a few days, आवाज़ नहीं करनी, to settle into their own new accommodations, Baba called them together to outline his plans for a new phase of life on Mehrabad Hill, entailing the establishment of 4 departments in which everyone would have assigned duties.
gatekeeping, kitchen, and servant staff, the Meher Baba Journal, and the new hospital. Perfect masters, perfect planning. 29 अगस्त को उसको सवेरे 7:30 बजे बाबा ने सभी महिलाओं को एकत्र बुलाया और उनके अपने अपने रहने की जगह वो एडजस्ट होने के बाद एकत्रित बुला के बाबा ने उनका जो नया जीवन अब मेहराबाद पहाड़ी पर शुरू होने जा रहा था उसकी योजना उनको बताई कि जिसमें 4 विभाग शामिल थे और हर एक को कुछ न कुछ ड्यूटी दी गई थी। किसी को गेटकीपर होना था, किसी को किचन और सर्वेंट्स को संभालना था, किसी को मेहर बाबा जर्नल का काम करना था और किसी को अस्पताल संभालना था। सुना मासी, whom Baba called the gatekeeper to heaven, resumed her old duty of keeping watch. जैसे हम जानते हैं कि पहले से सुना मासी का ही ये काम हुआ करता था। हम समाधि से गादी की तरफ जाते तो गेट देखते हैं। पहले गेट नहीं था, वो लकड़े का था, आपने पिक्चर में देखा होगा। वहाँ एक स्टूल पर सुना मासी बैठा करती थी, उसके हाथ में घंटा हुआ करती थी। ये जो आप छोटी सी रूम देख रहे, पुराने स्टेज के पीछे एक छोटी रूम आप देख रहे, वो बहुत बाद में बनी। पहले वो रूम नहीं थी, फिर बाद में उसके लिए एक शेड जैसा, हाँ, शेड जैसा बनाया था। हमको तो वो पुराने दिन भी याद है उसकी दया से। तो सुना मासी whom बाबा कॉल द गेट कीपर टू हेवन, बाबा ने सुना मासी का नाम रखा था स्वर्ग की पहरेदार। कितना सुंदर, गेट कीपर टू हेवन। हाँ, थैंक यू श्वेतांबरी, स्वर्ग की पहरेदार। वो अपने पुराना काम उसने संभाल लिया। अब इसमें ये बदलाव किया गया था। Another addition to the compound was a stone wall around the perimeter, and when a metal gate was installed, Sunamasi took up her post there, assisted by Kaku, who came up the hill to join her every morning. अभी आप जो इस तरफ का गेट देखते हैं वो बाद में हुआ। पहले हम नीचे से आते हैं ना, तो अब जहाँ गाड़ियाँ खड़ी की जाती है उस तरफ एक गेट है, वो लोहे का है, आपने देखा होगा। तो कई बरस तक हम तो उसी गेट से आया जाया करते थे, वो खुला रहता था। मन बाद के दिनों में 70 का दशक की बात बोल रहे। तो बाबा के समय में भी जो दक्षिण की तरफ गेट है, जो कार की पार्किंग एरिया की तरफ खुलता है ना, मतलब आप नीचे से बाबाज रोड जो है, बाबाज पाथ है, उससे चल के ऊपर आते हैं, सीधा आना है, इस तरफ नहीं जाना समाधि की ओर, सीधा आते हैं तो वो गेट से अंदर आके फिर हम समाधि की तरफ जाते थे पहले। तो वो जो लोहे का गेट बनवा लिया था, नया गेट, तो वहाँ पर सुना मासी और काकू जो विष्णु मास्टर की माता थी, वो सवेरे आती थी और दोनों मिलके वहाँ ड्यूटी करते थे। गाय माई मैनेज द किचन, और वहाँ क्या करती थी वो, वहाँ बैठते थे। वो जगह ऐसी है, आप ध्यान से देखो, तभी वो पेड़ नहीं थे, वो तो वालू ने बाद में बाबा के लिए लगाए। जब ये 38 में था तो पूरा सुनसान था। आप अभी भी किसी दिन देखो, वो गेट के बाहर स्टूल डाल के बैठो तो पूरा नीचे से नजर आता था, किसी को ऊपर आना मना नहीं था। इसलिए दूर से कोई दिखाई देता था तो वो लोग सूचित करते थे, घंटी बजाते थे, या बाबा आते थे तो भी वो घंटी बजा के अंदर सब महिलाओं को सूचित करते थे कि बाबा आ रहे हैं, ताकि उनको वेलकम के लिए महिलाएं तैयार रहे और बाबा को रिसीव करने जाती थी। ऐसे सिस्टम थी। Guy may manage the kitchen and assume responsibility for placing orders for supplies from the bazaar, as well as overseeing all the cooking, assisted by Mun. तो गाय माई जो है एरज अंकल की माता, इन्होंने किचन का कार्यभार संभाला, साथ ही जो कुछ चाहिए मार्केट से मंगाना है तो उसके लिए
ऑर्डर देने की ज़िम्मेदारी उनकी थी, वो लिखवा लेने का, और खाना बनाने के लिए मनु उनकी बेटी उनकी मदद करती थी। किटी was to let her know what the Westerners might require, और किटी देवी जो है उनको बता देती थी कि पाश्चात्य लोगों को खाने में क्या चाहिए। Gai Mai also saw to any special dietary needs in the event of illness for the Easterners, while Irene attended to the Westerners. तो अगर कोई पौर्वात्य महिला बीमार होती है तो उसके खाने के कोई खास इंतज़ाम करने हैं, तो ये भी गाय माई करती थी। जैसे कि हम लोगों का क्या है, किचन ही एक दवाखाना होता है। सारे वो व्यंजन हमारे पास होते हैं जो हमारी सेहत में काम आते हैं कोई भी। तो और पुराने लोगों को ये नुस्खे बहुत सारे थे, और वैसे ही बीमारी में काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन रहते हैं, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो ये सब ध्यान गाय माई रखती थी। अब पाश्चात्य महिलाएं बीमार होती थी तो इनकी देखभाल इरिन बिलो करा करती थी। मेहरा prepared Baba's food separately in a small room adjacent to the main kitchen. Kitty supervised the अच्छा, बाबा का खाना अलग बनता था। आप लोगों ने देखा होगा जो मनसारी माई की रूम है, उसके ही अंदर राइट हैंड साइड में छोटा किचन है, उसको मेहराज किचन बोलते हैं। जब अपर मेहराबाद की टूर होती है उस समय उसको खोलते हैं, आप लोगों ने देखा है, मुझे खुशी है। वहाँ पर वो जिसको हम मराठी में पाटा बरवंटा बोलते हैं, सिलबट्टा बोलते हैं हिंदी में, वो भी रखा है जिस पर वो मसाला। बाबा का खाना मेहरा बनाती थी, वही खाना बाबा खाते थे। तो ये मेहरा की जिम्मेदारी होती थी कि बाबा को देरी बिल्कुल पसंद नहीं थी, गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब तो हम मक्खियों वाला खाना खा रहे हैं, है ना। बाबा के समारोह करते हैं बड़े बड़े, और पूरा मक्खियों वाला खाना खा के मन में बीमार हो जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बाबा को गंदगी पसंद नहीं थी, देरी पसंद नहीं थी। अगर समय में बाबा आए और चावल नहीं तैयार तो बाबा बड़े गुस्सा होते थे। तो ये बाबा का खाना बनाने की जिम्मेदारी मेहरा पर हुआ करते थे, वो भी सेपरेट किचन हुआ करता था। Kitty supervised the 7 servants as well as the sweeper, ensuring that all rooms and toilets were cleaned daily and that the maids carried out Baba's specific orders. वहाँ पर 7 नौकर थे। इन सातों नौकर की देखभाल, उनको देखना, उनको पर्यवेक्षण उनका करना, सुपरवाइज करना, ये सब जिम्मेदारी किटी देवी की थी। और सभी रूम्स, सभी टॉयलेट्स अच्छे से साफ हुए हैं कि नहीं, ये देखने की जिम्मेदारी सर्वेंट ने, केवल सर्वेंट पे छोड़कर काम नहीं चलता था। जो आज दुर्भाग्य से हम देख रहे हैं, एमपीआर में चाहे डी हॉस्टल में, इतना पहले सफाई होती थी, अब नहीं होती है, और कोई उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। आप कंप्लेंट डालोगे तो आपका नाम जाता है, आपका नाम लिखो तभी कंप्लेंट लिखेंगे, और आपका नाम से के साथ कंप्लेंट डालोगे तो वहाँ के अटेंडेंट और स्टाफ सब आपको बोलते कंप्लेंट वाले, आप ऐसा बोलेंगे। और जिसका जिम्मेदारी है, चेयरमैन को बोलो मेरा डिपार्टमेंट नहीं, वो देखने वाले लोग हैं, वो देख लेंगे, वो जबकि बाबा के समय में बाबा स्वयं सब कुछ देखा करते थे, और बाबा के बंदे कहलाने वाले आजकल डिपार्टमेंट के सहारे बैठे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, अच्छा नहीं है। हम नेगेटिव बातें कभी अपने लेक्चर में करते नहीं हैं, लेकिन ये वास्तव है आज का। आप लोग सभी इससे सहमत है, दिखाई दे रहा है। सबके मन की बात लानी पड़ेगी, उनमें से कोई ये देखेगा नहीं, या और भी दुर्भाग्य है हमारा, वो खैर। तो ये किटी देवी को जिम्मेदारी दी थी, वो सर्वेंट बराबर काम कर रही है कि नहीं वो देखने का। आज की हालत क्या है, सर्वेंट के सहारे सब कुछ है, और सुपरवाइजर भी सर्वेंट ही है, और उन्हीं के रिश्तेदार काम कर रहे हैं, तो आप जाएंगे किसके पास। आज क्या है, वो एक राजा का दरबार। एक मिनट, मैं थोड़ा खिड़की बंद करती हूँ, मुझे माफ करना। बाहर कुछ बज रहा है, ढोल तमाशा ताशा, और
मेरी तबीयत खराब है तो आवाज़ भी बिल्कुल डाउन है, बहुत दिक्कत हो रही है। 1 मिनट मेहरबानी। बाहर की आवाज़ आ रही क्या आपको? बाहर की आवाज़ आ रही है? नहीं ना? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल। तो ये सर्वेंट ने रूम ठीक की कि नहीं? ये दिखने की सबको उनको सुपरवाइज करने की जिम्मेदारी किटी डेली पर सौंपी थी। आज हमारे यहाँ हालत है ना, वो राजा का दरबार होता है, वो आज्ञा देता है, प्रधान जी ये करो, प्रधान जी उसके मंत्री को, मंत्री ये करो, मंत्री उसके क्लर्क को, क्लर्क ये करो, क्लर्क उसके सिपाही को ये करो। ऐसे हालत है हमारा आजकल। कोई वहां जाके सुपरवाइज ही नहीं करता है, और हम जिम्मेदारी लेके अगर कुछ करना चाहे तो होता नहीं है। या पहले ऐसा नहीं था, डॉली आंटी स्वयं जाके सारा चेक करती थी तो एकदम साफ सुथरा रहा करता था। एनीवे, तो ये देखने वाली बात है कि वो टॉयलेट्स वगैरह ठीक किया कि नहीं, वो स्वयं देखती थी, रूम और टॉयलेट। आजकल क्या होता है, मैंने देखा एमपीआर में, वो वेस्टर्नर्स रहते हैं, आते ही वो सफाई वाले पूछेंगे रूम साफ करनी है। अरे ये क्या सवाल है, रूम तो रोज साफ होनी चाहिए ना। एंड दे आर सो हैप्पी इफ समवन सेज नो। और आमतौर पर देखा गया है, कई सारे पाश्चात्य लोग हैं ना ही बोलते थे, 4-4 6-6 दिन रूम साफ, पता नहीं क्यों। और यदि हम बोलेंगे साफ करो, तो जब हम उपस्थित है वो कभी हमारी मौजूदगी में साफ नहीं करेंगे। जब हम चले जाएंगे, बाहर जाएंगे, मेराजात जाएंगे, कुछ होंगे, आकर भी चले जाते हैं, अपने सामने नहीं करेंगे, और वो करना साफ साफ होता ही नहीं है। मेरे सामने एक बार एक विदेशी महिला को रूम अलॉट की, और वो मेरे सामने की रूम सवेरे ही किसी ने खाली की थी, चेकआउट था, उसके चेकआउट के बाद वो रूम साफ नहीं हुई थी। वैसे ही बिना साफ वाली रूम केवल बेड बदल करके उसको दे दी। उसको क्या बेचारी को मालूम, वो तो बाबा के भरोसे, ट्रस्ट के भरोसे, विश्वास के साथ आई। मैंने बोला ये रूम साफ नहीं हुई है, आप ऐसे ही उनको अलॉट कर रहे हैं। तो बोले वो थक क्या है, वो बोली आई डोंट माइंड, आई विल वेट फॉर द क्लीन। वो मार्जिन थी, फरशीद नमी ईरानियन की वाइफ। वो तो मुझे बाद में मालूम पड़ा कौन है क्या है। फिर उन्होंने बोलने के बाद आदमी भेजे, फिर वो लोगों को साफ किया गया। और अक्सर हमने यही देखा है कि जाते हैं तो इतनी गंदगी होती है, इतनी धूल होती है, रात भर छिका रहता है। क्योंकि देने के पहले हमारा रजिस्ट्रेशन है, आपको मालूम है हम आने वाले हैं, आप ये रूम देने वाले, तो साफ करके रखो ना। तो बाबा के समय में भी बाबा इतना ख्याल करते थे कि रूम और टॉयलेट्स तक देखने के लिए एक व्यक्ति का अपॉइंट किया था, उसने जाके देखने का कि हुआ है कि नहीं। खाली भगवान भरोसे नहीं, वो नौकर भरोसे नहीं रखते थे बाबा कोई काम। और जो बाबा ने आज्ञाएं दी है, वो आज्ञाओं का पालन वो नौकर कर रहे या नहीं, ये भी ख्याल करती थी। वो ये सब सुपरवाइज करती थी। वालू क्लीन बाबा टीन केबिन। अब बाबा टीन केबिन में आ गए, तो जो वालू है वो बाबा, उसको सौभाग्य मिला था बाबा का टीन केबिन साफ करने का। The woman planted a vegetable garden in which, आपको अभी 1 मिनट, हाँ और भी आवाज आ रही है, पता नहीं अब क्या करें, चलो। The woman planted a vegetable garden in which Mansari grew 3 varieties of spinach for Baba. तो महिलाओं ने
सब्जियों की एक बगीचा बनाया था जिसमें मंसारी ने अपने हाथों से बाबा के लिए खास 3 प्रकार के पालक उगाए। Hedi's husband Walter would observe, in a touching way, the garden is being made. The women dig little trenches around every little plant. It is like in a little garden of a cloister in Umbria. Mehra tended the flowers with the help of money and caution. तो हेदी का पति वॉल्टर लिखता है कि इतनी भावुकता से ये बगीचा महिलाएं रखती थी और हर पौधे के अगल बगल में हम जिसको हिंदी में मराठी में उसका आड़ बोलते हैं, मतलब पौधे के अगल बगल में थोड़ा गड्ढे जैसा और फिर थोड़ा मट्टी का टीला बनाते हैं, उसको मराठी में आड़ बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, कोई लिख दीजिएगा। वो सब एक एक पौधे के लिए वो बनाते थे और ऐसा लगता था कि एक बहुत सुंदर स्वर्गीय बगीचा लगता था। मेहरा भाई क्यारी, थैंक यू कुमार भैया, थैंक यू। तो हर पौधे के लिए क्यारी बनाते थे और मेहरा माई फूलों की देखभाल करती थी और उसमें मनी और खुर्शीद उनकी मदद किया करती थी। As Baba had already established at the July meetings, Elizabeth, Norina, and Noni were to focus on the new Meher Baba Jan, working in an office located in the new hospital building. Mansari was to assist by translating articles into Gujarati. तो जुलाई की मीटिंग में बाबा ने सब कुछ तय कर दिया था, स्थापित कर दिया था, जैसे कि एलिजाबेथ पैटरसन, नोरिना मैचबेली और नॉनी, ये सब जो है इनको मेहर बाबा जर्नल पर अपना काम करना था और उसके लिए हॉस्पिटल जो बिल्डिंग है वहाँ पर उनका ऑफिस था। अब उस समय की हॉस्पिटल बिल्डिंग मतलब दक्षिण की तरफ मेहर रिट्रीट का एक छोटा हिस्सा है। तो जब बच्चों का स्कूल वहाँ पर था तो वहाँ पर एक छोटा क्लिनिक उनके लिए बनाया गया था। वो भी हो सकता है और हॉस्पिटल बिल्डिंग क्या है ये समझ मुझे लगता है वही होगा हॉस्पिटल बिल्डिंग मतलब। तो वहाँ पर वो मेहर बाबा जनरल पर काम करते थे। कौन? एलिजाबेथ पैटरसन, नॉनी और नोरिना मैचबेली। और मंसारी जो है इनको गुजराती का जो है वो ट्रांसलेट करने के लिए मदद किया करती थी। ब्लू बस टूर में 1 से लेके 6 तक मेहर बाबा जर्नल के मैंने डाले हैं। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखना, सुंदर-सुंदर आर्टिकल्स हैं। सीडी देशमुख के हैं, बाबा के स्वयं के लिखे जो ही बाद में डिस्कोर्सेस करके प्रसिद्ध हुआ। प्रिंसेस नोरिना मैचबेली के हैं, एलिजाबेथ पैटरसन के हैं, अय्यंगार करके हैं, उनके काफ़ी सारे हैं। नाफड़े भैया के पास तो जर्नल वेबसाइट फिजिकल फॉर्म में मेरे ख्याल से उपलब्ध होगा घर पर। तो ऑनलाइन आपको मेहर बाबा साइट पर ये सारे ट्रस्ट की साइट में उपलब्ध है, या कभी भी आप जाके कोई भी जर्नल पढ़ सकते हैं अच्छे से। इट्स वैल्यूएबल ट्रेजर, जब तक है मौका उठाओ, पढ़ो या प्रिंट आउट ले करके, मुझे नहीं मालूम होता है क्या, रखो अपने पास। The newly constructed 10-bed pre-hospital was arguably the most complex operation assigned to the woman. अब हमने देखा पिछले बार कि बाबा की समाधि के पीछे उत्तर की दिशा में जो कंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली मैटरनिटी हॉस्पिटल करके बनाया था। इसमें 10 बेड थे उस समय में, 38 की बात है। इसको मैनेज करना महिलाओं के लिए सबसे जटिल काम था। उस समय में जो डिलीवरीज है महिलाएं ही किया करती थी और हर महिला की केस अलग होती है। ये महिलाओं के लिए सबसे जटिल काम था। बाबा अपॉइंटेड नदीन चीफ मेट्रन, टेलिंग हर, देयर आर thousands of hospitals in the world. I could have here thousands of nurses to work. If I have given this work in the hospital to you, it is because I want you to learn serving in real spirit,
सेल्फलेस सर्विस। इस अस्पताल की मेट्रन जो थी वो नदीम टॉलस्टॉय थी। हमने पहले ही देखा नदीम टॉलस्टॉय एक राजघराने की स्त्री थी, काउंटेस थी। लियो टॉलस्टॉय आपको मालूम होगा, बहुत प्रथित उनके राइटर हैं, उनकी बहू थी। तो उसको बाबा ने चीफ मेट्रन का काम अस्पताल में दिया और बाबा ने उनसे कहा, इस संसार में हजारों अस्पताल है, मैं अगर चाहता था तो मैं यहाँ पर हजारों नर्सेस के बुला के उनको ये काम दे सकता था, परंतु मैंने ये काम तुम्हें इसलिए दिया है कि तुम सीखो इस काम से कि सही मायने में सच्ची भावना से सेवा करना क्या होता है। I want you to learn serving in real spirit, selfless service, निस्वार्थ सेवा और सच्ची भावना से सेवा क्या करना होता है, सेवा करना क्या होता है, ये मैं चाहता हूँ तुम सीखे। और इसलिए उन्होंने नदीम टॉलस्टॉय को हॉस्पिटल की मेट्रन बना दिया। ये बाबा ही थे और ये बाबा ही के बंदे, ये आज के लिए एग्जाम्पल है हमारे लिए। एक निन्नू चिन्नू कोई नहीं आता है तो कितना का सारा रोग जमाना चाहता है, अलग से एंट्री, बैठने की व्यवस्था, सुविधा, मैं ट्रस्टी हूँ, मैं ये हूँ, मैं ते हूँ। कैसे कैसे कितने बड़े लोग थे और कैसे कैसे काम बाबा ने उनको दिए थे। तो हमको ये सिंप्लिसिटी सीखना है, ताम झाम हमको नहीं चाहिए, मान सम्मान नहीं चाहिए। अब हमारे जैसे तो गए गुजरे हैं, सेवा दे ही नहीं सकते हैं। दुर्भाग्य से कई बार सेवा लेने का मौका आता है तो बड़ा दुख लगता है, लेकिन अभी भी आप में से जो सक्षम है, जो यंग है, सेवा हमेशा, बाबा है कहते हैं, बी रिलक्टेंट टू टेक सर्विस बट ऑलवेज बी रेडी टू गिव इट। Having nursed her husband Ilya on Baba's order during the 2-year illness preceding his death in 1933, uniquely qualified Nadine to serve in such a capacity. अब how the master works, यहाँ ये जिम्मेदारी सौंपने के पहले बाबा ने उनको किस प्रकार से ट्रेन किया था। देखो, इनके हस्बैंड का नाम था इलिया टॉलस्टॉय। 1933 में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पहले 2 साल वो बीमार बहुत थे और बाबा ने नदीम को आज्ञा दी थी कि तुमको अभी उसके पास रह के उसकी सेवा करना है, मेरे पास नहीं आना है। और बाबा की आज्ञा से उसने अपनी पति की देखभाल की थी, जबकि वो काउंटेस थे, वो भी नौकर रख सकते थे, उनके द्वारा करवा सकते थे। लेकिन चूंकि उसने 2 साल नर्सिंग किया अपने पति के लिए, तो एक प्रकार से बाबा ने उनको पहले ही इस जिम्मेदारी के लिए तैयार किया था, क्वालिफाई किया था, ताकि ये जिम्मेदारी वो सक्षमता से देख पाए। Rano served as the ashram nurse, attending to any of the women if they became ill. She was also designated house carpenter, responsible for minor repairs on the hill. She called herself the ashram's jack of all trades. और ये बात सही थी। तो जो रानो बेली थी उसको बाबा ने आश्रम की नर्स बना दिया था। कोई भी महिला बीमार है तो उसकी देखभाल करने के लिए उसकी जिम्मेदारी रानो बेली पर सौंपी थी। उसके साथ ही उसको कारपेंटरी, मतलब क्या बोलेंगे कुमार भैया, सुतार के लिए शब्द डाल देना प्लीज। कारपेंटर रहता ना, लकड़े का काम करने वाला, मराठी में उसको सुतार कहते हैं। वो काम उसको दिया था, उसको हिंदी में क्या कहते हैं प्लीज डाल दीजिएगा। साथ ही वो पहाड़ी पे छोटा मोटा कुछ भी अगर रिपेयरिंग का काम है तो वो रानो गेली किया करती थी। बड़े ये थे वो मिस्त्री, थैंक यू, बधाई मिस्त्री, अच्छा बढ़ाई, हाँ मिस्त्री भी बोलते हैं, बढ़ाई भी बोलते हैं, ठीक है, थैंक यू, सबको समझ में आ गई बात।
सब मैसेज के लिए मनोज दुरेवाड़ी। अच्छा, तो साथ ही पहाड़ी पे कुछ भी रिपेयरिंग है, कुंडी टूट गई है, हो गया, सब कुछ उसको दिया जाता था। वो कहती है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मतलब हर काम में माहिर। कुछ भी काम हो, ये दो व्यक्ति ऐसे थे, एक पादरी काका, मेहरू और राणोगेली। इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे। कुछ भी काम उनको सौंपो, इलेक्ट्रिसिटी का है, ये है, वो है। पादरी काका तो मैचलेस, उनकी भी किताब पढ़ेंगे अपन। Baba asked Helen, with painting murals on the interior walls, of what everyone had thought of his crypt cabin or underground room. तो हमने पहले भी देखा, बाबा की समाधि के अंदर, तभी उसको क्रिप्ट केबिन या अंडरग्राउंड रूम बोला करते थे। तो इसके तभी ये दीवारें खड़ी हो गई थी स्टोन की, पत्थर की। तो इसके अंदर का जो पेंटिंग का काम बाबा ने हेलेन डैम को सौंपा गया था, जो कि स्विट्जरलैंड से है। शी हैड टू पेंट द इनसाइड ऑफ द डोम while lying flat on her back on scaffolding। कितना ऊंचा है वो डोम बाबा की समाधि का, आपने देखा है। तो मचान रखा जाता है, मचान मतलब लकड़ी के ऊपर, बांस के ऊपर, ऐसा दूसरा बांस। वो मचान के ऊपर पीठ के बल गिरकर फिर उसको वो चित्र बनाने पड़ते। डोम के सुंदर चित्र और बाबा के चित्र देखा होगा। अब तो थोड़े ये हो गए, पहले के नाफड़े भाइयों के अभी याद होंगे, हमने जो देखे बहुत ही सुंदर थे, अद्भुत थे। बचपन में हम हमेशा सुना करते थे उसकी कहानियां मंडली से, कि कैसे बनाया। उसके कई सारे अद्भुत अनुभव हैं उस समय वो जब कर रही थी हेलेंडा। तो ये मचान के ऊपर पीठ के बल गिरकर उसको हेलेन को ये चित्र बनाने पड़ते थे। और इसमें उसकी मदद हेडी करती थी, जैसे कलर को मिक्स करना, ब्रश देना, कलर देना, ये सब मदद उसकी हेडी करती थी। क्या उन दोनों का सद्भाग्य होगा। मैं यहाँ एक फुटनोट पढ़ती हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पहले पढ़ती हूँ। When Helen ran out of the pens that Hedy had bought from Switzerland, the Mandli raided the supplies at Lower Mehrabad and brought her several buckets of leftover blue and white paint. Manu recalled that some of the brushes Helen used were more than a meter long. तो पहले के जो मुराल्स थे सारे मोस्टली नीले और सफ़ेद रंग के थे, लाल रंग ज़्यादा नहीं था, ऐसा मुझे भी याद है। नाफड़े भाव कृपा करके आप भी इस पर चार्ट में डाल दीजिएगा, आपका क्या कहना है ज़्यादा। तो वो कहती है कि ये लोग स्विट्ज़रलैंड से कलर लेके आए थे। जब ये रंग खत्म हो गए तो मेहराबाद के दुकान में उन्होंने रेड डाल लिया। अहमदनगर में जितने दुकान थे वहाँ के सारे रंग उन्होंने खरीद लिए, नीले और सफ़ेद रंग के। और उसका ब्रश जो था हेलेन का, तो उसका ब्रश 200 मीटर। मनु कहती है, एरेच अंकल की बहन मनु रिकॉल दैट सम ऑफ द ब्रशेस यूज वे मोर देन ए मीटर लॉन्ग। तो मनु कहती है कि हेलन ने यूज किए हुए कुछ ब्रश जो है 1 मीटर से भी ज्यादा लंबाई के ब्रश थे, और वो ब्रश से इतना सुंदर चित्र चितारना आसान बात नहीं। जो भी पेंटिंग थोड़ा बहुत करते हैं, ड्राइंग करते हैं, एग्जैक्टली वेरी गुड रिएक्शन श्वेतांबरी। 1 मीटर से भी लंबे ब्रश से इतने सुंदर मुराल्स थे वो। इतने लंबे ब्रश से हम तो इतनी सी लेके ऐसा करे तो भी बिगड़ जाता है, इतने लंबे ब्रश से वो मुराल चितारना, वो भी इतना पीठ के बल गिर के, ऐसा नहीं कि ऐसा बैठ के ऐसा करके किया है। मूल मुराल्स अद्भुत रंग थे वो, एग्जैक्टली। हमारे साथ में जिन्होंने उसको देखा है वो भूलेंगे नहीं, वो बहुत, हम इतना मिस करते उसको, लेकिन क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। When Baba showed Helen and Hedy the bamboo scaffolding, an exchange took place worthy of Laurel and Hardy, Baba's favorite comedians. Helen said that if she would climb up, it would collapse.
जब बाबा ने वो बाम्बू का मचान, स्कैफोल्डिंग मतलब बाम्बू बाम्बू ही रहते हैं ना ऐसे रचे हुए आड़े, ऐसा मचान ऐसे ही बनाते, उसके ऊपर ही खड़े होकर उनको काम करना था। तो और हेलेन जो थी वो बहुत हेप्टी थे, मोटी थी, और बाबा ने जब उनको वो मचान दिखाए बाम्बू के बनाए हुए, उसको देख के वो बोलती है, हेलेन बोलती है कि इसके ऊपर वो चढ़ जाएगी तो वो पूरा नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बाबा showed Helen and Hedy the bamboo scaffolding exchange took place worthy of Lauren and बाबा के पसंदीदा कॉमेडियंस है लॉरेल एंड हार्डी, उसके जैसे ये दोनों थे। और जब बाबा ने वो मचान उनको दिखाया तो उन्होंने वो हेलन और हेडी ने एक दूसरे को एकदम अर्थपूर्ण नजरों से देखा, जो कि लॉरेल हार्डी जैसे थे। और उसने फिर कहा कि बाबा इसके ऊपर यदि मैं चढ़ जाऊंगी तो ये नीचे गिर जाएगा। तो बाबा उनसे कहते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट, बाबा सेड, दिस इज इम्पोर्टेंट, बाबा सेड this is an Indian scaffold, and that it was said, and that the mandali had already been up on it. ये भारतीय मचान, ये बिल्कुल सुरक्षित है, इसके ऊपर मंडली भी चढ़े हैं और उसको पहले जांचा है वो पक्का है कि नहीं, तुम डरो मत। हेलेन सेड शी वुड ओनली गो अप, अब आगे देखो फिर भी वो कहती है she would only go up if Baba went first. वो कहती है अगर बाबा पहले उसके ऊपर चढ़ेंगे तो ही मैं ऊपर जाऊंगी, नहीं तो जाऊंगी नहीं, इसमें से तो मैं गिर जाऊंगी। At that I said I would go up. I did and Helen followed me. तो इसके ऊपर I miss हुए, ये कौन कह रहा है वो बताया नहीं है। आई मतलब कौन है, ये कौन कहानी बता रहा है ये सुंदर। तो किसी ने उनको कहा कि ठीक है मैं पहले ऊपर जाता हूँ या जाती हूँ, और वो ऊपर गई और इसके बाद में वो उसने उसने नहीं, मनी तो छोटी थी, और फिर वो भी ऊपर गई, उनको फॉलो किया। Helen's adjustment to the communal atmosphere of the ashram was slow and difficult. इस साथ में रहना, कम्युनिटी में रहना, एक समुदाय में रहना, आश्रम में रहना, ये एडजस्टमेंट हेलन के लिए बहुत भारी थी। Conversant in Swiss German, she could communicate only with Hedy, Nadine and Erin. क्योंकि हेलन को बाकी भाषाएं हिंदी, इंग्लिश कुछ भी नहीं आती थी, फ्रेंच, उसको केवल स्विस जर्मन आती थी। इसके कारण वो केवल हेदी, नदीन और इरिन के साथ बात करती थी। It was impossible for her to hold more than the simplest of conversation with the other women. तो बाकी महिलाओं के साथ छोटा सा भी वार्तालाप वो करने में अक्षम थी, या वो बोलते हैं वो उसे नहीं समझता था। We just use sign language, Kitty recalled, using gestures to make her point. तो किटी कहती है कि हम केवल संकेतों के माध्यम से आपस में वार्तालाप करते थे और उनको बताते थे। हेलो हेलन, या हेलन वुड रिप्लाई, और हेलो और हेलन के अलावा कुछ भी नहीं, और हेलन केवल हाँ 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 कहती थी। So I learned from Norina and I said, Helen, hast du gestaffen? तो फिर वो कहती है कि मैं नोरिना से सीखी और मैंने हेलन से पूछा कि क्या तुम अच्छे से सोई? एंड शी सेड या, और उसने कहा हाँ। बट हेलन कंटिन्यूड टू फील आइसोलेटेड and lonely, and it was only after Baba assigned her the task of painting the inside of the tomb that she began to feel as if she were a part of the community of women on the hill. तो ये लोग बहुत कोशिश करते थे कि आपस में वार्तालाप करने की, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। वो बहुत अकेले महसूस करती थी, बहुत डिप्रेस थे,
केवल उसको जब डोम को चित्रित करने का काम दिया, उसके पश्चात ही उसे लगने लगा वो भी इस आश्रम का महत्वपूर्ण कोई हिस्सा है, और फिर थोड़ा सा उसको ठीक लगने लगा। स्टिल, फिर भी हेलेन retained lingering doubts about her inclusion in the ashram and she asked to be sent home to Switzerland. इसके बावजूद आश्रम में सम्मिलित होने के बारे में उसके मन में बहुत आशंका थी और लगातार उसको वो वापस स्विट्जरलैंड भेजने के लिए वो आग्रह करती है। वहां पर वो एडजस्ट करना उसके लिए मुश्किल हो गया। As Irene recalled, Baba said to Helen, I show you the path, you have to follow it. जैसे कि इरिन याद करती है, बाबा ने हेलेन से कहा कि मैं तुमको रास्ता बताऊंगा, लेकिन उसको चलना तुमको है, तुमको उस रास्ते पर चलना है। Helen throws herself at Baba's feet. Helen throws herself at Baba's feet and says, I cannot, and therefore I have to go. Baba says, you have come to India for the wrong reason. Instead of coming here in order to experience yourself, you should have come to experience Baba, to leave the ego which is always in the way. I will show you the path you must follow. I know that you have always been alone and isolated from people, but the path is through people. You must try and I will help you. तो बाबा ने उसे बताया, वो वापस जाना चाहती थी स्विट्जरलैंड। तो फिर बाबा ने उसे बताया कि मैं तुमको रास्ता बताऊंगा, उस रास्ते पे तुमको चलना है। तो उसने अपने आप को बाबा के कदमों पे गिरा दिया। बाबा के कदम छूकर वो बोलती है, बाबा नहीं, मैं कर नहीं सकती, ये करने में मैं अक्षम हूँ और इसलिए मुझे जाना ही होगा। बाबा उसे कहते हैं, तुम भारत में गलत कारण के लिए आए, यहाँ पर तुम अपने आप को अनुभव करने के लिए नहीं आना चाहिए था, परंतु तुमको बाबा को अनुभव करने के लिए आने चाहिए था। तुम्हारा पूरा अहम पीछे छोड़कर तुम्हें यहाँ आना चाहिए था। यदि तुम ऐसा करती तो यह आसान होता। मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा, तुमको वो अपनाना पड़ेगा, तुमको उस पर चलना पड़ेगा। यू हैव टू फॉलो इट। मुझे मालूम है तुम हमेशा अकेली हो, सबसे अलग हो, लोगों से दूर हो, लेकिन जो पथ है, आध्यात्मिक रास्ता है, वो लोगों के थ्रू ही जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट द पाथ इज थ्रू पीपल। हम अपने आप को अलग आइसोलेटेड रख के नहीं जा सकते हैं, और भिन्न प्रकृति के मनोभाव के, आदत के लोगों के साथ मिलजुल कर ही हमें रखकर अपना रास्ता कटना पड़ेगा। यू मस्ट ट्राई एंड आई विल हेल्प यू। आपको कोशिश करनी पड़ेगा, मैं आपकी मदद करूंगा। When Helen continued to struggle, Hedy began to thrive. जहाँ हेलन बहुत संघर्ष कर रही थी वहाँ एडजस्ट होने का, वहाँ हेदी दिनों दिन फूल रही थी, बहर रही थी। She had been so sick when she arrived that she required a special diet, which Baba provided for her, and her health improved rapidly in the company of the divine physician. जब हेदी वहाँ आई तो वो इतनी बीमार थी, उसके लिए बाबा ने एक स्पेशल डाइट खाने का बना दिया था, और बाबा ने उसको ये सप्लाई किया, प्रोवाइड किया, और उसकी तबीयत जो है, सेहत जो है, ये जो डिवाइन फिजिशियन है, दैवी डॉक्टर की कंपनी में उसकी सेहत जल्दी ठीक होने लगी। Recalling the time she spent working in the dome with Helen, Hedy said, that was the only time in India that we had fun. We kicked a lot,
sorry, we kidded a lot, and it was a break from the brutal seriousness of our everyday life in India. हेलन के साथ हेदी ने डोम का चितारने का काम किया था। उसको याद करके हेलन कहती है कि वही एक समय था भारत में जो हमने खूब एंजॉय किया, बहुत मजा किया, बहुत मस्ती की, और जो भारत में जो हमारा रोज का जीवन एकदम बोरियत वाला था या गंभीर था, उससे वही एक हमें राहत थी। If you have to appear spiritual all day long, how terrible! पूरे दिन यदि आपको आध्यात्मिक दिखना है, बर्ताव करना है, तो वो कितना भयानक है, वो कहती है। एक्सक्यूज मी, एक ही मिनट। हाँ, no, please. It was, in fact, virtually impossible for the Westerners to appear spiritual all day long. पाश्चात्य लोगों के लिए ये पूरे दिन आध्यात्मिक बनना और वैसे दिखना बहुत कठिन था, कि सतत बाबा का सोचना, बाबा के विचार में गंभीरता से, मजा मस्ती नहीं, टाइम पास नहीं, है ना। अभी तो क्या है, कार्यक्रम के नाम पे मौज मस्ती होती है, भजन कम होता है, नाच गाना ज्यादा होता है। 2 दिन का इतना आप बोलोगे समारोह अच्छा हुआ, एक भी गाना आप बताओ याद है तो, एक भी गाना बताओ आपके हृदय को छुआ है तो। 94-95 में एक भजन मैंने भोपाल में सुना था, आज तक भूली नहीं। एक ने ऐसे कई भजन वहां पर कुछ मुकेश से सुने थे, जिसके आवाज नहीं, जिसके गाने के नहीं, उनसे सुने थे। जो हमारी वो मधु भैया की बेटी का गाती थी, पर्दे वाले ने, छोटी बच्ची थी। आज तक हम वो भजन भूले नहीं है। और आज क्या हो रहा है एनीवे, तो ये पाश्चात्यों को लिए बहुत मुश्किल होता था पूरा दिन आध्यात्मिक बने रहना। Sometimes they succumb to moods or conflict that suddenly lost their urgency when Baba asked what was wrong. कई बार वो लोगों को मूड खराब हो जाता था, झगड़ा हो जाता था, और वो बाबा उनको पूछते थे कि क्या हुआ। प्लीज दरवाजा बंद करो। One evening he admonished them for being like piyas when they should arrive instead to be like ayas, cool breeze or night breeze, a character in the story he had just told them, because every time he handled them, he wept. He wept. एक तो महिलाएं ऊपर से इतने भिन्न मिजाज की, इतने उच्च घराने से, इतनी कंफर्ट से आई, यहाँ डिफिकल्ट जीवन, एक दूसरे के साथ ये नहीं करना, उनके त्योहार थे, उनके मिजाज थे, उनके झगड़े थे। जब भी बाबा उनको मैटर सेटल करने आते थे, बाबा रोते थे, बाबा को तकलीफ होती थी। ये समझने वाली बात है। बाबा ने एक दिन उनको डांटा खूब, और बाबा ने उनसे कहा कि तुम सब प्याज जैसे हो, आपको प्याज जैसे नहीं लेकिन अय्याज जैसे होना है। प्याज तो वो होता है आंखों पर पानी लाता है, और अय्याज है जो एक रात की ठंडी लहर, हवा की झोंके जैसा होता है, सुहाना होता है, कूल ब्रीज होता है। और यही कहानी बाबा ने उनको तभी थोड़ी देर पहले बताई थी। तो एक वहाँ पर not a single detail was left to chance. As Upper Mehrabad became a hive of activity. Money captured the bustle of typical morning. Here is someone in the kitchen, pots of vegetables are on the fire, and there's a lot of activity going on. And over here, somebody is washing clothes, and her hands are full of soap suds. Someone else has gone for a bath, and another, Norina, for instance, is furiously writing an article that Baba has said should be done. In short, each one is doing her part. तो
मनी माई जो कहती है अपर मेहराबाद की गतिविधियां उस समय कैसी थी उसका वर्णन करती थी। हम तो सुनते आ रहे थे बचपन से, ओ इट इज नॉट इजी टू स्टे इन मेहराबाद, ओ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टे विद बाबा। तो यहाँ पर कोई ऐसी गतिविधियां नहीं थे, सारा सब कुछ इकट्ठा होता था। और ये जो खास तरह की सुबह थी उसका वर्णन मनी लिखती है कि कोई तो किचन में काम कर रहा है, वो चूल्हा है उसके ऊपर सब्जी भगोने में रटा रही है, और काफी सारी गतिविधियां किचन में कब से चल रही हैं। कोई किसी को कपड़े धोने के लिए दे रहा है, और जो धो रहा है उसके हाथ सारे साबुन के फेस से लटपटे हैं। कोई नहाने के लिए गया है, और कोई दूसरा फॉर एग्जाम्पल नोरीना है, फटाफट बड़े उत्साह में जोर से फ्यूरियसली अपना लेख लिख रही है, क्योंकि बाबा ने उसे कहा है वो होना ही चाहिए। संक्षेप में हर कोई अपना काम निभा रहा था, अपना पार्ट अदा कर रहा था। बाबा एड्रेस्ड वर्चुअली every aspect of the woman's day-to-day life। और ये महिलाओं का रोजमर्रा की जीवन का सब गतिविधियों पर, हर एस्पेक्ट पर बाबा का बारकाई से ध्यान होता है। ये नहीं है कि मैं तुम सबका मास्टर है तो मैं बना रहूंगा, बाकी लोग देखेंगे, मेरे पास मत आओ, ये मुझे मत बताओ, ये मेरे डिपार्टमेंट को बताओ। ये भाषा नहीं थी उनकी, वो स्वयं सब कुछ देखते थे। Because of the limited water supply, he assigned them bathing days। पानी की कमी के कारण बाबा ने उनके नहाने के दिन भी बाबा ने स्वयं तय कर दिए थे, कौन कौन से दिन नहाएगा। देखो, स्पेसिफाइंग 1 bucket of hot water only, एक ही बकेट बाल्टी भर के नहाने के लिए गर्म पानी एक ही बाल्टी मिलेगा। अब उसमें भी देखो कितनी ध्यान से बाबा सब कुछ देखते थे। Except when they wash their hair and could have an extra half bucket। केवल उस दिन, जिस दिन वो महिला बाल धोएगी, उसको आधा बाल्टी पानी ज्यादा मिलेगा, अदरवाइज एक ही बाल्टी गर्म पानी मिलेगा नहाने का। और दिन भी तय किए थे। हम कंप्लेन करते हैं रोज क्यों नहीं नहाना है ना। वो दिन तो अब गए, जैसे हॉस्टल डी में चूल्हे पर पानी गर्म किया जाता था, पाव बाल्टी ही पानी देते थे, है ना। आप लोगों ने ये अनुभव किया होगा 70 के 80 के दशक में। पाव बाल्टी, वो बाल्टी उठा के लेके जाना पड़ता था। वो चूल्हा पे काम करने वाले अलग होते थे, और फिर हम सोचते थे कि अरे पाव बाल्टी क्यों दिया, हम इतने में कैसा नहाए, है ना। कभी कभी ये ध्यान में नहीं आया ये बातें। Always conscious of their health, he ordered them to use their mosquito nets। उनकी सेहत के बारे में बाबा हमेशा सचेत रहा करते थे, और हमेशा बाबा ने उनको मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी जो कहते हैं, वो लगाने को, उपयोग में लाने को कहा था। आपको पसंद हो ना हो, आपको उसके अंदर जा करके सारे कोने दबाने पड़ते हैं, बाहर आना जाना मुश्किल होता है, लेकिन वो आपको करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज बाबा's ऑर्डर। And no one was allowed to set anything on his ping pong table। और बाबा का जो पिंग पोंग टेबल, मतलब टेबल टेनिस जो खेलते हैं, बाबा को बहुत पसंद था, तो उस पर कोई भी कुछ भी नहीं रखेगा। इन एडिशन टू, अच्छा कुमार भैया, आर यू इन अ पोजिशन टू से प्रेयर्स टुडे इन हिंदी? मतलब रेंज, और आप सब सही जगह पर हो क्या? कुमार भैया आप सुन रहे हैं तो मुझे थम्स अप दे देना, अगर तैयार है प्रेयर्स के लिए तो। कुमार नाफड़े। In addition to overseeing activities on the hill, Baba continued to see to the daily needs of the 36 must and mad living at Lower Mehrabad। ये नहीं है कि बाबा के केवल महिलाओं को देखने का काम था, पुरुष मंडली भी थे, और 36 मस्त थे। पागल मैड आश्रम भी था, उनका भी आश्रम था, उनको भी बाबा को देखना था।
where much of his attention centered on Muhammad. मोहम्मद पर बाबा का काफी ध्यान था. Walter Mertens would have the opportunity to observe Baba at work, about which he wrote. जो वॉल्टर मेर्टन्स है, हेलेन किसका पति हमने बताया था उसको अभी, वॉल्टर हेदीज हस्बैंड, हेदी का पति जो है वॉल्टर, तो उसको ये अपॉर्चुनिटी मिली थी, सुअवसर मिला था बाबा को मस्तों के साथ काम करने का. उसके बारे में वो लिखता है. ये हम अगले सेशन में देखेंगे. आज अपना समय यहाँ पर हो गया है. अभी मैंने ये खोल दिया है और प्रार्थना के लिए हम आमंत्रित करते हैं यहाँ पर. गांगड़े सर प्रेयर बोलेंगे आप. जय बाबा. जय बाबा. हाँ प्लीज. फिर O आप Parvardigar, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible, and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmaments and in the depths. You are manifest and unmanifest on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the creator, the Lord of lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future. And you are knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parameshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yazdan, Ahur Mazd, and God the Beloved. Your name is the only one worthy of praise. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most especially for every lustful thought, for every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also, we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Beloved God, help us all to love you more and more and more, and yet still more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. Avatar Meher Baba बाबा. Ki Jai. थैंक यू सर. मेहर माया. जय बाबा. मेहर माया. जय बाबा. जय बाबा. आरती जय बोल. बाबा. अच्छा अच्छा. जय बाबा. जय बाबा. एक मिनट. शिराजी भगत आप बोलना चाह रहे क्या आरती? हाँ बोल रही हूँ मैं. Hi, how are you? Good evening, everybody. It's nice to have you all over here. Can I say a prayer of repentance if you don't mind again? Okay, fine. Okay, can I say? Is it okay with everybody? Yeah, okay, sir. Okay.
We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false, unjust, or unclean, for every word that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to be have done. We repent for every word, deed, and thought inspired by selfishness, and every word, deed, and thought inspired by hatred. We repent most specifically for all lustful thought and all lustful action, for every lie and all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, for all the slanders and backbiting, and more specifically for all the action that has brought ruins to others, for every word, deed, and wish that has given others pain and wish to befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all the sins committed by us, and to forgive us for our constant failure, and to think, to act, and to speak according to your will. Teshin everybody. Thank you. जय Thank you for बाबा, letting me say the prayer. जय Thank you. बाबा, जय बाबा। मेहर माया। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय। आवाज आ रही है? हाँ जी जी, आ रही है। बाकी लोग कृपा करके अपना माइक बंद रखना। मेहर माया के पश्चात वंदना मिश्रा तैयार रहना। जय बाबा। और उसके बाद में मैं लिख जाती हूँ, चैट में लिख दूंगी। जय बाबा। विकास कराऊंगी आपके। जय बाबा। बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ, अवतार मेहर बाबा की जय। मैं तेलुगु का गाऊं क्या? तेलुगु का गा सकती हूँ? जी जी गाइए। मुज्जाला हरती मेरु बाबको मोक्ष प्रदात को मेरु बाबको मोक्ष प्रदात को मन से मंगला हारती मुज्जाला हारती చంద్రుని బోలు ముఖ కమలమునకు చంద్రు నీ బోలు ముఖ కమలమునకు వేద వేద్యుని పద పద్మములకు చంద్రుని బోలు ముఖ కమలమునకు వేద వేద్యుని పద పద్మములకు మందాసములో మనసులు దోచిన మందాసములో మనసులు దోచిన మహిని జనిల్చిన మేరు బాబకు మహిని జనిల్చిన మేరు బాబకు ముచ్చాల హారతి मेरु बाबको मोक्ष प्रदात को मेरु बाबको मोक्ष प्रदात को मन से मंगला हारती मुचाला हारती మాయా మమతల మరుగున దాగిన మాయా మమతల మరుగున దాగిన మానవాళి మే కొల్పగనేతి మాయా మమతల మరుగున దాగిన మానవాళి మే ఉల్పగనితే మస్తు రక్షణ చేయగనేతి మస్తు రక్షణ చేయగనేతి మహిని గణించిన మేరు బాబకు
महिनी जनिसिना मेहरु बाबकु मुच्चाला आरती मेहरु बाबकु मोक्ष प्रदात को मेहरु बाबकु मोक्ष प्रदात को मन से मंगला आरती मुचाला आरती कनुदोई गनु जगमंता भ्रांति कनुदोई गनु जगमंता भ्रांति कनले वातनी आदि विकांति कनुदोई गनु जगमंता भ्रांति कनले वातनी आदि विकांति मन सुन निलुपमो मेहर मूर्ति मन सुन निलुपमो मेहर मूर्ति महिनी जनिंचिना मेहर बाबको महिनी जनिंचिना मेहर बाबको मुचाला आरती मेहरु बाबकु मोक्ष प्रदात को मेहरु बाबकु मोक्ष प्रदात को मन से मंगला आरती मुचाला आरती आरती अवतार में बाबा के जय। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। जय बाबा। उर्मिला कुमारी जी, जय बाबा, दिल्ली से। आप सुन रहे हैं उर्मिला जी? वंदना मिश्रा, जय बाबा आंटी, जय बाबा। हाँ शुरू करो बेटा। आरती आंटी। हाँ जी। अवतार मेहर बाबा की जय, सच्चिदानंद मेहर प्रभु की जय, पार ब्रह्म परमात्मा की जय। हुआ लहर से ही है जिसकी सृष्टि का निर्माण, उसकी दैवी अनंतता का कैसे हो अनुमान। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्म आओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। प्रेम दीप में ही जलाऊं, निविड़ अंधेरा मिटता पाऊं, अपना सभी कुछ तुम्हें चढ़ाऊं, अपना सभी कुछ तुम्हें चढ़ाऊं। तुम मुझको सरसाओ मेरे प्रभु आरती अपनाओ, मेरे प्रभु आरती अपनाओ। जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी, हे करुणा कर लीलाधारी, हे करुणा कर लीलाधारी। तुम करुणा बरसाओ मेरे प्रभु आरती अपनाओ, मेरे प्रभु आरती अपनाओ। बने आरती जीवन मेरा
बने आरती जीवन मेरा, आदि अंत का लय हो घेरा। खुले नयन और दिखे सवेरा, खुले नयन और दिखे सवेरा। तुम मुझ में छा जाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ। आदिश चेतन शांति निकेतन, आदिश चेतन शांति निकेतन। नमो ब्रह्म आओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ। अवतार मेहर बाबा की जय, की जय। सच्चिदानंद मेहर प्रभु की जय। थैंक यू बेटा। अहिंसा जय बाबा। जय बाबा ताई। जय बाबा। दिव्य सनातन। अवतार मेहर बाबा की जय। जहाँ कल्पना शातना पहुँची, ऐसे अपरंपार नीति नीति वेद पुकारे, महिमा पूरी अपार। दिव्य सनातन परम दया घन, दिव्य सनातन परम दया घन। हे जगदुधारो मिहिर मन, आरती स्वीकारो मिहिर मन, आरती स्वीकारो। धूप दीप चंदन चरचाना, भोग लगाना फूल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, फूल चढ़ाना। तुम्हारा ही तुमको लौटाना, काहे बढ़ाई करूं मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो। सकल निधि के तुम कारण हो, सकल विश्व तारण हारे हो। तुम सम और नहीं तुम ही हो, हे सत अवतारो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो। सकल चराचर तुम्हारी माया, माया भी तो तुम्हारी छाया, तुम्हारी छाया, तुम्हारी छाया। तुम्हारा अंत न कोई पाया, तुम हो अनंत करो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो। अपने को जब जो नहीं जाने, महिमा तुम्हारी क्या पहचाने, क्या पहचाने, क्या पहचाने। जो कुछ भी कहते अनजाने, गुण गाते तुम्हरो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो।
सीमा नाही तुम्हारी कृपा को, क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको। भीख तुम्ही तो प्रेमी जनों को, नित्य तुम्ही सुमरो मेरा मन। आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो। दिव्य सनातन परम दया घन, दिव्य सनातन परम दया घन, हे जगदुधारो मेरा मन। आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो। बोलो अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बेटा, बढ़िया एज यूजुअल। जय बाबा। Thank you, thank you, thank you. अभी सब लोग अपना अपना माइक खोलो, वीडियो ऑडियो खोल के जयकार करो। अगर कुछ पूछना है तो पहले पूछ लेना, नहीं तो अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। बेटा सबको खोलने दो। और मेहर बाबा जय की बाबा, जय। अवतार मेहर बाबा की अवतार जय। जय मेहर बाबा, बाबा की जय। जय मेहर जय बाबा। बाबा, जय जय मेहर बाबा, जय बाबा ताई, जय जय बाबा। बाबा। जय बाबा। Bye. बाबा जय जय बाबा, जय 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 बाबा रेणु, अवतार मेहर बाबा बाबा। जय जय बाबा। Bye. जय बाबा। जय बाबा। बाबा। जय हाँ बोला बोला, जय जय बाबा। बाबा, जय बाबा।